गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो वेक्टर फॉर्म में कोरिलेट करके पढ़ेंगे। मतलब वहाँ हम लोग किसी रेखा का समीकरण पढ़ते थे, वो नॉर्मल इक्वेशन लिखते थे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, लेकिन यहाँ हम लोग किसी रेखा का समीकरण या किसी प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। और ये देखेंगे करते करते आपको खुद समझ में आएगा कि ये वेक्टर फॉर्म में लिखने से कितनी आसानी हो जाएगी। कोई भी इक्वेशन, कोई भी चीज़ हमारी आसानी से सॉल्व हो जा रही है वेक्टर फॉर्म में, इसलिए इसको इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में पढ़ाने के लिए इसलिए इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने वेक्टर को कवर किया। वेक्टर में मेन पॉइंट क्या कवर किया था, दिक कोसाइन और दिक रेशियो। दिक रेशियो ने डायरेक्शन रेशियो मीन्स दिक अनुपात। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर P बिंदु कोई है, x y z उसका कोऑर्डिनेट है, तो ओरिजिन से कोई रेखा ड्रॉ कर, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे OP। तो OP वेक्टर क्या होगा, वो स्थिति सदिश होगा किसका, P बिंदु का। अगर OP वेक्टर x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है और y एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है और z एक्सिस से गामा एंगल बनाती है, तो हम लोग कहेंगे दिक कॉस ऑफ अल्फा m की वैल्यू, कॉस ऑफ बीटा n की वैल्यू, कॉस ऑफ गामा। ये क्या है, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा है हमारा दिक कोसाइन। और कोई भी ऐसा नंबर जो इनके अनुपात में हो उसे हम कहेंगे दिक अनुपात। मतलब अगर A B C क्या है, दिक अनुपात है, तो हम लोग कहेंगे कि ये किसी रेशियो में होंगे, किसके, LMN के। मतलब A की वैल्यू K टाइम ऑफ L है, तो B की वैल्यू भी K टाइम ऑफ M होगी और C की वैल्यू K टाइम ऑफ N होगी। या हम लोग कहेंगे A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन N इज इक्वल टू K। मतलब A और दिक कोसाइन और दिक अनुपात दोनों एक किसी फिक्स्ड रेशियो में होंगे। उस रेशियो को अगर K बोलते हैं तो वो K होगा। तो हम लोगों को कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है क्या, दिक कोसाइन का, तो अगर पूछे दिक रेशियो क्या है तो उसका कोई भी मल्टीपल नंबर लिख दीजिए, वो सभी के सभी क्या होंगे, दिक रेशियो। तो दिक रेशियो एक नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है, K 1 2 3 4 इनफाइनाइट, तो दिक रेशियो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन दिक कोसाइन एक पर्टिकुलर नंबर होगा। और दूसरी बात हम लोगों ने सीखी थी, क्या सीखा था यहाँ पे, अगर OP वेक्टर को R वेक्टर कह रहे हैं, OP वेक्टर को R वेक्टर कह रहे हैं, तो R वेक्टर कैसे लिखेंगे। अगर x y z उसका कोऑर्डिनेट है तो लिखेंगे x डायरेक्शन में, सॉरी x एक्सिस पे x यूनिट चला मतलब xi कैप, y एक्सिस पे y यूनिट चला yj कैप, z एक्सिस पे z यूनिट चला। तो किसी का बिंदु, अगर बिंदु का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम लोग वेक्टर लिख सकते हैं किस तरीके से, x y z। यहाँ x y z क्या है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है R वेक्टर, तो x y z क्या है, उसका दिक कोसाइन ही तो है, दिक अनुपात ही तो है। ये हम लोगों ने प्रूव किया था। जिन लोग को ये नहीं पता है वो बैक में वेक्टर पढ़ के फिर देख लेंगे। दिक अनुपात अगर x y z है, x y z, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, L की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन मॉड ऑफ R मीन्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली, एक मिनट, x अपॉन मॉड ऑफ R। सिमिलरली m की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन मॉड ऑफ R। मॉड ऑफ R की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। n की वैल्यू क्या होगी, z अपॉन मॉड ऑफ R। ये तो हमारा क्या हो गया, पुराना वेक्टर है। एक बार वेक्टर को रिकॉल कर दिया कि वेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमें आगे यूज़ होगी, तो जो जो पॉइंट थी वो हम लोगों ने बता दी। दूसरा कहता है
अगर ए वेक्टर बी वेक्टर समांतर हैं तो हम लोगों को क्या कंडीशन पता थी, ए वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर होगा, जहां लैम्डा क्या है, कोई स्केलर यूनिट है। ऐसे कह सकते हैं, ये चीज पढ़ा था। और क्या पढ़ा था वो तो करते करते क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा। चलें इस पे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे, नहीं होगी तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ से देख सकते हैं। और ध्यान से सुने, हम क्वेश्चन पूरा नोट नहीं कर रहे हैं। जो जो लिखा है, कह रहा है कोई बिंदु दिया हुआ है, अगर ए बिंदु मान लें उसे, उसका कोऑर्डिनेट है 4, 7, 8, और बी बिंदु दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4। ओके। और एक सी बिंदु दिया हुआ है, सी मान लें उसे, दिया नहीं है बस बिंदु दिया है, हम उसे सी मान रहे हैं, -1, -2, 1। और एक डी बिंदु माने, उसकी यूनिट है 1, 2, उसका कोऑर्डिनेट है। कह रहा है हमें शो करिए ए बी बिंदु से जाने वाली रेखा, मान लीजिए, और सी डी से जाने वाली रेखा, इस बिंदु से जाने वाली रेखा दोनों समांतर हैं। और हम जानते हैं कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, समांतर के लिए वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ए और बी से जाने वाला जो वेक्टर है, सी और डी से जाने पास करने वाला जो वेक्टर है, वो दोनों समांतर हैं। अगर समांतर होंगे दोनों, अगर मान लो ये लिख देते हैं ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर, ठीक है। तो अगर दोनों समांतर हैं तो ए बी वेक्टर हमें क्या दिखा है, पहले ए बी वेक्टर निकाल ले फिर हम समझाते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए से जाना है बी वेक्टर, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कोई वेक्टर अगर जा रहे हैं कहाँ से, दो बिंदु के बीच से, दो बिंदु से जाने वाली दो बिंदु से, कोई दो बिंदु दिया हुआ है, यहाँ ए से बी तक का वेक्टर कैसे निकलेगा, ए से बी वेक्टर, बी में से ए माइनस कर देंगे, मीन्स 2 - 4 आई कैप प्लस 3 - 7 जे कैप, 4 - 8 के कैप, मीन्स क्या आएगा हमारा, -2 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, ठीक है। सिमिलरली सी डी वेक्टर, क्योंकि पहले हमें वेक्टर निकालना है ना, वेक्टर निकालेंगे फिर उसके बाद उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि वो समांतर है कि परपेंडिकुलर है। तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, सी से डी तक निकालें, आपका मन हो तो डी से सी भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सी से डी निकाल रहे हैं। 1 से -1 डबल माइनस करके +1 हो गया आई कैप, 2 से -2 +2 हो गया जे कैप, प्लस 5 - 1 के कैप, क्या आया 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमें बताना है कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर अगर समांतर हैं तो क्या होना चाहिए, ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के समांतर होगा तो हम लोग को ये दिखाना होगा, यहाँ साइड में लिख रहे हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ सी डी वेक्टर होगा, तभी नहीं ये समांतर होगा। तो लैम्डा की वैल्यू देख लेते हैं कि कुछ वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ देखें ए बी वेक्टर में अगर -1 मल्टीप्लाई कर दें, देखें -1 अगर मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे देखें ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, अगर कॉमन ले रहे हैं -1 तो 2 आई कैप होगा प्लस 4 जे कैप होगा प्लस 4 के कैप होगा, मीन्स -1 ऑफ क्या है सी डी वेक्टर हो रहा है, -1 ऑफ सी डी वेक्टर, दैट इज लैम्डा टाइम ऑफ सी डी वेक्टर, जहां लैम्डा की वैल्यू क्या है -1। तो इट मीन्स ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर की क्या है, समांतर है। तो कैसे प्रूफ करना है समझ में आ गया होगा। दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु से जाने वाली वेक्टर को पहले लिखेंगे, ए बी वेक्टर बनाएंगे, फिर सी डी वेक्टर बनाएंगे। और दो वेक्टर समांतर तभी होते हैं जब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू अगर मिल जाती है तो वो समांतर, अगर ऐसा कोई लैम्डा नहीं मिलता है तो मीन्स वो समांतर नहीं है।
यहाँ दिखाने को बोला था कि दिखाइए समांतर है, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो चलें, ये तो हमारा दिक कोसाइन और दिक रेशियो निकालना हुआ, पैरेलल बताना हुआ। अब ये तो वेक्टर वाला ही यूज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन हो गया उस पर बेस, जितना था उतना हो गया, कॉन्सेप्ट भर करा दिया। अब हमें देखना है कोई क्या समीकरण, किसका समीकरण निकालेंगे? रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है। किसी बिंदु, अगर एक्स वाई जेड बनाए पहले, मान ले कोई बिंदु P से पास कर रही है, P नहीं A से, ठीक है, A से पास कर रही है रेखा A से जाती है, और A, जहाँ A क्या है, अगर हम लोग A क्यों कह रहे हैं, वो है A1 A2 A3, नहीं A1 A2 A3 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं OA वेक्टर क्या होगा। OA वेक्टर, जिसे हम लोग मान लो स्मॉल a ले रहे हैं, तो OA वेक्टर हो जाएगा हमारा AI कैप, A1 I कैप, A2 J कैप प्लस A3 K कैप। मतलब कोई हमें क्या चाहिए, वेक्टर रेखा चाहिए जो किस बिंदु A से पास कर रही है, ठीक है, ऐसे कर दें, ये हटा दें, ये आगे बढ़ा दें, ठीक है। ये वेक्टर चाहिए जो A से पास कर रहा है और कोई B वेक्टर दिया हुआ है उसके समांतर है। मैटर सुनते रहेंगे। और B वेक्टर के समांतर है। B वेक्टर के अगर समांतर है, मान ले कोई, पहले जैसे इक्वेशन लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे कि एक जनरल पॉइंट x और y और z लेते थे, उसी तरह से एक r वेक्टर लेंगे हम लोग, ये r वेक्टर, ये a वेक्टर, ये r वेक्टर, यहाँ r लिख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या कहता है, एक मिनट, हम लोग कहेंगे फर्स्ट पहले AR वेक्टर लिख दें। AR वेक्टर क्या होगा, AR वेक्टर हमारा B वेक्टर के समांतर है, मीन्स लैम्डा टाइम ऑफ B वेक्टर होगा, ये तो हम जान रहे हैं। कोई भी दो वेक्टर समांतर कब होगी, जब लैम्डा टाइम, लैम्डा का मल्टीपल हो, जहाँ लैम्डा क्या है, कोई अदिश है। चलें, और त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या कहता है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ वेक्टर, ये AR वेक्टर की बात कर रहे हैं, OA वेक्टर प्लस AR वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर। सबकी वैल्यू पुट कर दें, OA वेक्टर मीन्स R वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। सही से लिख दे रहे हैं, R इधर, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B वेक्टर। तो मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्या आया, हमें यही याद रखना है, कोई वेक्टर जो किसी बिंदु A से जा रही है, बिंदु A मीन्स A वेक्टर से गुजरती है, A वेक्टर को कट करते हुए, या A बिंदु से जा रही है, A बिंदु से जा रही है कैपिटल A से, और B वेक्टर के समांतर है, तो वो रेखा कौन सी होगी, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B वेक्टर। घटक के रूप में देख लें, घटक के रूप में अगर लिखेंगे तो R वेक्टर मीन्स
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होगा इज इक्वल टू ए वेक्टर A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस A2 A3 के कैप, ये हो गया। प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर है तो B1 आई कैप प्लस B2 के जे कैप प्लस B3 के कैप। अब हम लोग क्या जानते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट इधर और आई कैप का कोफिशिएंट इधर, दोनों को इक्वेट कर दिया जाता है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब यहाँ आई का कोफिशिएंट इसके आई के कोफिशिएंट के बराबर हो, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के बराबर हो। मतलब x की वैल्यू A1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B1 होगी, y की वैल्यू A2 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B2 होगी और z की वैल्यू क्या होगी, A3 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B3 होगी। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x माइनस A1 अपॉन B1 की वैल्यू लैम्डा होगी। यहाँ से y माइनस A2 इधर ले गया और B2 से डिवाइड कर दिया, इसकी भी वैल्यू लैम्डा आएगी। z माइनस A3 और डिवाइड किससे किया, B3, इसकी वैल्यू लैम्डा आ गई। तो इन सब को एक साथ अगर इक्वेट करके लिख दें तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू वाई माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस A3 अपॉन B3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारी घटक के रूप में इक्वेशन है, जहाँ A1 A2 A3 क्या है, बिंदु है जिस बिंदु से वो सदिश पास कर रहा है, और B1 B2 B3 क्या है, दिक् कोसाइन है, दिक् अनुपात है। किसका दिक् अनुपात है, बी वेक्टर का दिक् अनुपात है। A1 A2 A3 क्या है, स्थिति सदिश OA का दिक् अनुपात है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन देखिए, इस पे बेस्ड करते हैं तो कुछ समझ में आएगा। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, हाँ 3 है। कोई बिंदु हमें सदिश लिखना है जो बिंदु 1 2 3 से जाती है और क्या 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। इसके समांतर है, ठीक है। हम लोग जानते हैं अभी जस्ट, कोई भी इक्वेशन अगर ए वेक्टर क्या है हमारा, जिस बिंदु से जा रही है उसका स्थिति सदिश है। बी वेक्टर क्या है, जिस वेक्टर के समांतर है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ए वेक्टर लिखते हैं। ए वेक्टर क्या होगा, उस बिंदु का स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश कैसे होगा, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और हमारा बी वेक्टर क्या है, जिसके समांतर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। लिख देते हैं, ए वेक्टर हमारा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अगर r वेक्टर है सही से लिख दें तो i का i ऐड कर दें तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा k कैप। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो देखें, यहाँ तक पूछा था हमें सदिश बताइए जो बिंदु 1 2 3 से जाती हो और दिए हुए वेक्टर के समांतर है। तो हम लोगों ने निकाल दिया वेक्टर फॉर्म में। अगर पूछ देता हमसे, यही हमसे क्या पूछता
कि इसे हम लोग को किस में बताना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में बताइए, घटक के रूप में। तो घटक के रूप में क्या करते हैं हम लोग, x माइनस a1 a2 a3 कहाँ से मिलेगा, जिस बिंदु से पास कर रहा है। इसमें a और b के डिफरेंस समझ लें। a1 a2 a3 कहाँ से मिलेगा, a1 a2 a3 किसका कोऑर्डिनेट है, जिस बिंदु से जा रहा है। a1 1 हुआ, a2 2 हुआ, a3 3 हुआ। b1 b2 b3 क्या है, जो समांतर रेखा है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, सॉरी जो समांतर रेखा है, जिसके समांतर ये रेखा है या वेक्टर जिसके समांतर है, उसका दिग अनुपात। तो दिग अनुपात क्या होता है, आई जे कैप का जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड। तो b1 क्या होगा 3, b2 क्या होगा 2, b3 क्या होगा -2। बस यही वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। तो आएगा x, कॉपी में आप लोग ध्यान से देखेंगे, x माइनस a1, सिमिलरली y माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3। 1 2 3 से पास कर रहा है, माइनस कर दिया। नीचे 3i वेक्टर है तो 3, 2j वेक्टर तो 2, -2 k वेक्टर तो 2। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, घटक के रूप में आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें क्या निकालना है, सदिश निकालना है जो बिंदु -2 4 5 से जाती हो और क्या लिखेंगे हम लोग, x + 3/3 y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6 के समांतर है। तो अब हम लोग को देखो समांतर दिया रहता था तो हम लोग क्या बी वेक्टर दिया रहता था सीधे सीधे, किसके समांतर, यहाँ तो बी वेक्टर दिया ही नहीं हुआ है। तो हम लोग ये देखो कि अगर इसको करने से पहले ये चीज़ देखें कि ये सिर्फ इसी को देख लो, x + 2/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6। यहाँ ये वाली रेखा सिर्फ देखो, अभी ये सब छोड़ो, ये वाला जो हमें दिया हुआ है क्या, वेक्टर का इक्वेशन, जो रेखा का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे वो रेखा किससे पास कर रही है, किस बिंदु से। अगर हम सही से लिखें तो x -3 लिखेंगे, y -4 दिया हुआ है 3 लिख दें, 5 लिख दें, z -8 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है, x - a1 y - a2 z - a3। हमें बिंदु नहीं चाहिए किस बिंदु से जा रहा है, लेकिन ये वाली रेखा में b1 b2 b3 जो है, मीन्स ये जो रेखा किसके समांतर है, 3 5 और 6 जिसके समांतर है, ये उसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है 3 5 और 6। मीन्स ये किसके समांतर है, अगर कोई रेखा दी हुई है, हमें रेखा निकालनी है r, ठीक है, वो किसके समांतर है, इस वाले रेखा के। इस वाले रेखा को मान लो हम लोगों ने कह रहा है a वेक्टर, क्या है l वेक्टर, l के समांतर है। और l वाला जो है हमें पता है कि किसके समांतर है, जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 5 6, ये किसी और रेखा m के समांतर है। ठीक है, अगर l रेखा m के समांतर है और हमें चाहिए कोई समांतर रेखा, तो r को m के भी तो समांतर कह सकते हैं। तो ये रेखा हम लोग लिखें, रेखा b वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 3i कैप + 5j कैप + 6k कैप। ये b1 b2 b3 है तो b1 b2 b3 लिख दिया, के समांतर है। ये बात समझ में आई, ये रेखा किसके समांतर है, इसके समांतर है। तो हम लोग कह सकते हैं, तब मान लें r वेक्टर जो हमें चाहिए b वेक्टर के समांतर हुई। तो हम लोग अब r वेक्टर लिख सकते हैं, r वेक्टर
अब बिंदु पहले ए वेक्टर, हमारा ए वेक्टर लिख दें। ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर हमारा -2i प्लस 4j प्लस 5k होगा। ए वेक्टर क्या होता है, बिंदु का सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश लिख दिया हम लोगों ने। अब ये बी वेक्टर हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ किसी के ये बिंदु से जाती है, लेकिन जिसके समांतर है उसको देने के बजाय किसी और रेखा दे दिया है, कोई और रेखा का समीकरण दे दिया है। अगर वो रेखा जो है 3, 5, 6 ये वाला B1, B2, B3 वहाँ उसके समांतर है थर्ड लाइन के, तो जब वो थर्ड लाइन के समांतर है तो आर भी तो उसी के समांतर हुई, हम उसी को ले लेंगे। पूरी के बिंदु से क्या मतलब, और इस बिंदु से जाता है, इस बिंदु से हमें क्या मतलब, एल पे क्या बिंदु है, हमें तो बस चाहिए एल किसके समांतर है, तो हमें एल किसके समांतर है मिल गया, बी वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर क्या होगा हमारा -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर क्या होगा 3i प्लस 5j प्लस 6k। ये हमारा क्या होगा, समीकरण हो गया किसी रेखा का जो किसी बिंदु -2, 4, 5 से जाती है और इस वाली रेखा के समांतर है। इसी तरीके से अगर यही क्वेश्चन 7 पूछ दिया है, क्वेश्चन 7, बल्कि इसे क्वेश्चन 7 पहले पूछना था लेकिन ये बाद में पूछा है। x - 5 3 = y + 4/7 = z - 6/2। ये रेखा का समीकरण दिया हुआ है घटक के रूप में, बोल रहा है इसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए, सदिश के रूप में लिखिए। तो हम लोग जानते हैं इस वाले इक्वेशन से, इसीलिए हम लोगों ने घटक पढ़ा था, a1, a2, a3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से a1 की वैल्यू -5 होगी, सॉरी +5 होगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले x - 5/3 y -(-4) लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें माइनस चाहिए, 7 z - 6/2। अब a1 की वैल्यू अब निकालेंगे, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -4, a3 की वैल्यू क्या होगी, -6 है तो 6 होगी। तो हम लोग कह सकते हैं ए वेक्टर क्या होगा 5i - 4j प्लस 6k। और देखें b1 की वैल्यू क्या है 3 है, b2 की वैल्यू क्या है 7 है, b3 की वैल्यू क्या है 2 है। तो b वेक्टर क्या हुआ हमारा 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो आर वेक्टर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। वैल्यू पुट कर दें, ए वेक्टर होगा 5i - 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो आर वेक्टर लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, आर वेक्टर फॉर्म दिया हो तो कैसे हम लोग का घटक के रूप में लिखना है, घटक के रूप में दिया हुआ है तो कैसे वेक्टर में लिखना है, बस a1, a2, a3 समझे, a1, a2, a3 क्या है, b1, b2, b3 क्या है, आराम से निकल जाएगा ए वेक्टर अगर बी वेक्टर हमें पता है तो। और दूसरी बात, उसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे, उसे वो एक टॉपिक बनाए हुआ है लेकिन हम उसे शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई रेखा अगर आर वेक्टर दी हुई है, r1 वेक्टर, तो a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1 वेक्टर, ठीक है। अगर r2 वेक्टर दूसरी दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b2 वेक्टर। बात को समझने की कोशिश करें, इन दोनों रेखा के बीच का हमें क्या चाहिए, कोण चाहिए, इन दोनों रेखा के बीच का कोण चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों रेखा के बीच का कोण, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर में कि दो रेखा के बीच का कोण निकालना है तो r1 डॉट r2 कर दो और मॉड ऑफ r1
मॉड ऑफ R2 cos थीटा कर दो, उन दोनों के बीच का कोण निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मॉड निकालना है, पूरा वेक्टर का मॉड क्यों निकालें हम लोग? ये तो बेवकूफ़ी हो ना, जब छोटे में काम हो जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दें, जब कोई वेक्टर, ये R1 वेक्टर किसके समांतर है? B1 वेक्टर के समांतर है। और R2 वेक्टर हमारा किसके समांतर है? ये वाला B2 के समांतर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी तो थीटा ही होगा। ये ध्यान से देखें, अगर ये दोनों एंगल पैरेलल हैं, ये दोनों एंगल पैरेलल हैं तो बात वही हुई ना है। ये B1 B2 के एंगल की, सॉरी एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, अगर R1 B1 के समांतर है और R2 B2 के समांतर है तो जो B1 B2 के बीच का कोण होगा वही तो R1 R2 के बीच का कोण होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर होगा। समझ में आई बात? इन शॉर्ट बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, फॉर्मूला रटने की कोशिश ना करें। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक करें तो रहने दें, ब्रेक करने की क्या ज़रूरत है। B1 डॉट B2 वेक्टर हम लोग को निकालने आता ही है, निकाल लेंगे। मॉडुलस भी निकालने आता है, निकाल के एंगल निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखें, अगर R वेक्टर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरा वेक्टर मान लो ये R1 दिया हुआ है, ये R2 वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू टाइम ऑफ 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो हमने क्या बोला, इन दोनों रेखा के बीच में ये जो वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर के बीच में कोण कितना है ये हमें बताना है। तो इन दोनों बीच R1 डॉट R2 करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे B1 वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। B1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर किसके समांतर है, लैम्डा के साथ जो लिखा रहता है उसी के समांतर रहती है ना। इसी तरीके से B2 वेक्टर किसके समांतर है, R2 वेक्टर इसके समांतर है। तो इसकी वैल्यू लिखें i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हम जानते हैं cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर। B1 वेक्टर लिख दें 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 3 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। नीचे अंडर रूट में 3 3 जा 9, एक मिनट 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36, 49 हो गया। और यहाँ हो गया 2 2 जा 4 2 2 जा 4 9 हो गया। ऊपर हो गया 3 प्लस 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 7, 7 हो गया 7 19 ही आ रहा है ना। 3 प्लस 4 4 3 7 और 6 2 जा 12 का 19। नीचे 7 इंटू 3 मीन्स 19/21। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 19/21। कहीं कुछ गलत लिखे होंगे तो ध्यान दे दीजिएगा, ऐसे मेथड पे ध्यान दें, आंसर हम चेक नहीं किए हैं। तो बाकी
ये एक्सरसाइज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, फॉर्मूला रटने की कोशिश ना करें। यहाँ कॉन्सेप्ट जो था उस पर ध्यान दें, कॉस थीटा कैसे निकालना है, और रेखा में जो लाइन B1 क्या है और A1 क्या है, सॉरी B वेक्टर और A वेक्टर में डिफरेंस सीखें। चलिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्लेन पे हम लोग करेंगे।